नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गुलशेर खान शानी के द्वारा लिखित कहानी एक नाव के यात्री, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए सुनते हैं। कीर्ति मारे उत्सुकता के फिर खड़ी हो गई। ये 5वीं मर्तबा था, लेकिन इस बार लगा कि सीटी की आवाज सचमुच दूर से काफी नजदीक होती आ रही है और गाड़ी प्लेटफॉर्म में प्रवेश करे इसमें अधिक देर नहीं। घबराहट से चेहरे का पसीना पोंछने के लिए उसने रुमाल टटोला। नहीं था, बेंच पर छूटने की भी कोई संभावना नहीं थी। जल्दी जल्दी यही होता है, उसने सोचा। वो साड़ी से ही मुंह पोंछना चाहती थी, लेकिन तभी एकाएक सारे प्लेटफॉर्म में मुसाफिरों तथा सामान से लदे कुलियों की भगदड़ मच गई। हेलो। सहसा उसी समय अपने कंधे पर पड़े स्पर्श से कीर्ति चौंकी। चौंकी ही नहीं, धक्के से रह गई। क्षण के छोटे से खंड में लगा था कि कहीं रज्जन ही ना हो, पर थी वे मिसेस मित्तल। रॉ सिल्क की आसमानी साड़ी में अच्छी तरह कसी कसाई और चुस्त। किसी विदेशी सेंट की बहुत भीनी खुशबू एक क्षण के लिए हवा में ठहर गई थी। अरे, कीर्ति ने जल्दी से हाथ जोड़े। कहां जा रही हो? भोपाल जा रही हूं, मिसेस मित्तल ने इतने सहज भाव से कहा जैसे उनका भोपाल जाना रोज रोज की बात हो। और तुम? उनकी आंखें बार बार कंपार्टमेंट की ओर बढ़ते हुए अपने कुली की ओर लगी हुई थी। रज्जन आ रहा है। मिसेस मित्तल के नए रूप वाले प्रभाव से मुक्त होने के लिए कीर्ति एक सांस में कह गई। वैसे पिछले कई घंटे से यह वाक्य उसे भीतर भीतर तंग जरूर कर रहा था, लेकिन इस पल मिसेस मित्तल के अतिरिक्त वो और कोई बात नहीं सोच रही थी। बरसों बाद उन्हें इतना सिंगार पिटार किए कीर्ति देखे और खुद उनकी जवानी भोपाल जाने की बात सुने तो फिर अविश्वास की कहां गुंजाइश रह जाती है। अच्छा। रज्जन की बात सुनकर एक पांव से जमीन और दूसरे से उखड़ती हुई मिसेस मित्तल ने अपनी आंखों को और फैला लिया। पूछ रही थी, इस गाड़ी से? हाँ, लेकिन रज्जन को लैंड किए तो कई दिन हो गए। पता नहीं, कोई तो कह रहा था कि उसे दिल्ली रुकना पड़ गया। आगे कुछ अप्रिय न सुनना पड़े सोचकर कीर्ति ने जल्दी से कह दिया। फिर उन्हें देखती हुई जबरन मुस्कुराई। गाड़ी तब बेतरह चिंघाड़ती हुई प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर रही थी। अच्छा, लौट कर मिलेंगे। ये कहकर मिसेस मित्तल कब बढ़ गई, ये कीर्ति ने गाड़ी की हड़बड़ी में देखा ही नहीं। उसकी घबराहट अब पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गई थी। पसीना, गले का सूखना और हलक में चुभने वाले कांटे। उसे अपनी स्थिति उस दिन जैसी लग रही थी जब अंतिम परीक्षा का परिणाम आने वाला था और उसे अखबार के आने की प्रतीक्षा थी। उत्सुकता की मारी वो बेचारी उस दिन भी स्टेशन आ गई थी। क्या वो आगे चली जाए? क्या भीड़ या धक्कम पेल की परवाह किए बिना निकल जाए? एक बार कीर्ति ने सोचा, लेकिन एक सिरे से दूसरे सिरे तक उमड़ते लोगों के सैलाब को देखकर हिम्मत छूट गई। वहां भी एक जगह खड़े रहने के बावजूद वो नाहक कई धक्के खा चुकी थी। और फिर रज्जन को पहचान भी सकेगी क्या? पिछले कई दिनों की तरह आज फिर आशंका उठी। अथवा क्या उसे दूर से ही देखकर रज्जन पहचान लेगा? 7 साल का अरसा कम नहीं होता। इतने में कल तक की बच्ची जवान हो जाती है। जवान के पांव ढलान तक पहुंच जाते हैं और बूढ़े। वो कई दिनों के चुने हुए उस स्थान पर खड़ी थी जहां से ट्रेन के लोग और बाहर जाने का रास्ता दोनों ठीक ठीक दिखाई दे सके। भीड़ वही रोज जैसी थी, गए साल जैसी, या शायद गुजरे हुए उन 7 वर्ष जैसी। कोई भी मौसम हो, चाहे जैसा दिन हो या घड़ी, यात्राओं का क्रम कभी नहीं टूटता। जब भी स्टेशन आओ, भीड़ का एक ही रूप दिखाई देता है। अपने अपने सामान, मित्र या परिवार से लदे फदे लोग जो जाने कब से चढ़ या उतर रहे हैं। प्लेटफॉर्म में प्रतीक्षा करते वही आत्मीय और प्रियजन। कुछ तो खिल उठते हैं और अनेक। रज्जन फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट से एक किसी स्वस्थ से युवक को उतरते देख कीर्ति के मुंह से न केवल ये आवाज निकली, बल्कि वो झपटती हुई उधर भी बढ़ गई थी। पर झेप कर उसे दूसरी ओर देखना पड़ा। और भला कुली के पीछे पीछे कौन जा रहा है? वो ग्रे कलर के सूट वाला ठेले के पास खड़ी स्कर्ट वाली लड़की के पीछे। और फिर हर गुजरने वाले चेहरे को जल्दी जल्दी झांकती आंखों से पकड़ने की कोशिश और पीछा करना। क्या आज फिर अकेले लौटना होगा? अंत में गेट के पास खड़े आखिरी समूह को देखते हुए कीर्ति ने सोचा कि फिर पापा की उन्हीं आंखों का सामना
जिनसे कीर्ति को दहशत होती है। फिर मां की वही बिसुरना जिसे सुनकर उसकी आंखें गीली होती हैं। फिर वही तनाव, फिर वही बातें। क्यों? थोड़ी देर बाद जब गाड़ी रेंगने लगी तो बावजूद भीड़ भाड़ के जाने कैसे मिसेस मित्तल ने उसे देख लिया था। खिड़की के बाहर सिर निकालकर वो हाथ के इशारे से पूछ रही थी, क्या? अर्थात रज्जन नहीं आया क्या? कीर्ति कई पल निरुत्तर सी खड़ी मिसेस मित्तल को देखती रही। फिर जब कुछ नहीं सूझा तो हिलते सैकड़ों रुमालों के बीच एक हाथ अपना भी उठाकर वो यूं हिलाने लगी जैसे मित्तल को ही छोड़ने आई हो। गुड लक, गुड लक। और कीर्ति ही नहीं, पिछले कई दिनों से सारा घर इसी तनाव में लटका हुआ जी रहा है। असल में 13 दिन पहले मंगलवार को रज्जन ने बंबई में लैंड किया था और उस दिन यहां घर की बेचैनी सीमा पर पहुंच चुकी थी। बेटी, कितने बजे? पापा ने उस दिन कीर्ति के कमरे में तीसरी बार आकर पूछा था। 4 पापा। बस 9 घंटे और हैं। पापा ने अपनी ज्योतिहीन आंखों से एक और ताकते हुए कहा था। 6 बजे रज्जन का जहाज किनारे आ लगेगा ना। खैर, तो कौन सा तुमसे वो तुरंत आ मिलेगा। यही बात जब उन्होंने अब आधे घंटे के बाद और 7वीं बार दोहराई तो मां एकाएक झल्ला पड़ी थी, क्योंकि पापा की बेचैनी उनसे देखी नहीं जा रही थी। अपने नगर से 700 मील दूर रंजन बंबई में उतर रहा था। चाहने पर भी उसके लिए इस भौगोलिक दूरी को लांघकर फौरन आ मिलना संभव नहीं था, लेकिन घर में ऐसी व्याकुलता समाई हुई थी मानो 6 बजे की ट्रेन से वो सीधे यहीं पहुंच रहा हो। यहां रोज सुबह सबसे पहले पापा ही उठते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने अपने साथ साथ सभी को जल्दी जगा दिया था। पहले मां, कीर्ति, फिर शोभा और यहां तक कि छड़ी टेकते टेकते जाकर आउट हाउस में रहने वाले श्यामलाल को भी उन्होंने सोने नहीं दिया था। आज रज्जन पहुंच रहा है, इस वाक्य से वो दिन शुरू हुआ था और सारा दिन घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह से छूटने के बाद पति पत्नी के बीच रज्जन की पुरानी स्मृतियां दोहराई गई थी। उसकी कुछ आदतों, विशेषताओं और गुणों आदि के चर्चे हुए थे और रात कीर्ति को बड़ी देर तक पापा के जागने की आहट मिलती रही थी। 7 वर्ष पहले जब रज्जन इंजीनियरिंग के एक डिप्लोमा के लिए इंग्लैंड जाने लगा था तो किसी को कल्पना भी न थी कि वो इतने अरसों के लिए वहां रह जाएगा। केवल 2-2.5 वर्षों में लौट आने की बात थी और फिर तब ब्याह हुए सिर्फ 6 माह गुजरे थे। रत्ना को उसने इसलिए साथ कर लिया था कि विदेश के अकेलेपन से डर लगता था। फिर अध्ययन के दौरान इधर या उधर का कोई तनाव न रहे और पति पत्नी दोनों मिलकर वो समय काट आए। एक उद्देश्य शायद ये भी था। लेकिन फिर 2.5 वर्ष के बदले 3 वर्ष हो गए और रज्जन अभी भी नहीं लौटा। एक पत्र आया कि उसे कोई टेम्परेरी जॉब मिल गया है। सोचा कि क्यों ना कर ले, कुछ नहीं तो यात्रा का खर्च ही निकल आएगा और संभव हुआ तो थोड़े बहुत पैसे भी बच जाएंगे। फिर यह सूचना आई कि रत्ना को भी यहां रेडियो में नौकरी मिल गई है और दोनों मिलकर काफी कमा लेते हैं। रज्जन के शुरू के पत्रों से अवश्य लगता था कि उसे कहीं ना कहीं वापस लौटने की उत्सुकता है, पर बाद में वो इस टर्म में सोचने लगा था कि भारत में अगर वैसी अच्छी नौकरी न मिली तो। और फिर इस बीच कई बड़ी बड़ी अप्रत्याशित घटनाएं हो गई थी। शोभा के बाद वाला भाई जाता रहा था। कीर्ति से बड़ी बहन नलिनी ब्याह कर बनारस चली गई थी और तो और पापा सरकारी नौकरी से रिटायर होकर घर बैठ गए थे। और इनमें सबसे बड़ा हादसा यह हुआ था कि पापा की आंखें अकस्मात जाती रही। मुझसे बड़ा अभागा और कौन होगा। इस खबर के मिलते ही रज्जन ने बेहद दुखी स्वर में लिखा था, इतनी बड़ी बात हो जाए और मैं आपके पास भी नहीं हूं। सचमुच मैं नराधम हूं और ये मेरे पूर्व जन्म के पापों का फल है कि इतना सब होने के बाद भी आपसे हजारों मील दूर पर हूं। लेकिन पापा, आप चिंता मत करें। आजकल मैं यहाँ के आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन आपको यहां ले आऊंगा सब ठीक हो जाएगा। खत सुनकर पापा रो पड़े थे। कीर्ति से पत्र लेकर कुछ देर में उस पर यूं हाथ फेरते रहे मानो उंगलियों में आंखें उतर आई हो। फिर भर्राए कंठ से उन्होंने इतना ही कहा था कि कीर्ति की मां, ईश्वर की सौगंध, अब मुझे आंखों का अफसोस नहीं रहा। और उस दिन कई महीनों के बाद समूचे घर के लोग पापा के पास इकट्ठे हुए थे। उन्हें घेर कर कीर्ति, शोभा और मां सभी बैठ गई थी और पापा ने आदत के अनुसार नौकरी के दिनों वाले पुराने किस्से सुनाए थे। वे किस्से जिन्हें इससे पहले भी कई बार उन्होंने सारे घर को सुनाया था। गेट के बाहर कीर्ति ठिठक गई। 3-4 दिन से यही हो रहा था।
स्टेशन से लौटने में पैदल तय करने वाला रास्ता चाहे जल्दी से कट जाए, लेकिन घर आते आते अक्सर कदम धीरे पड़ जाते थे। गेट में से गुजरते वक्त लगता जैसे किसी ने पांव में पत्थर बांध दिए हो। और बात बिल्कुल नई न थी, लेकिन आज से पहले कीर्ति ने अपने को इतना अवश्य कभी भी महसूस नहीं किया था। उसे लगा कि और दिन भले ही भ्रम होता रहा हो, लेकिन आज की स्थिति दूसरी है। असाधारण ही सही, जाने क्यों वो बहुत जोर से महसूस कर रही थी कि रज्जन जरूर आ गया है, और भीतर प्रवेश करते ही वो पापा के पास बैठा हुआ है। बहुत मुमकिन है कि स्टेशन की भीड़ भाड़ में वो मिस कर गई हो, या फिर उसने पहचाना ही ना हो और रज्जन निकल आया हो। मटियारे अंधेरे में घिरी हुई शाम, हवा में हल्की सी खुनकी थी। छिटपुट या इक्का दुक्का घरों की बत्तियां मोहल्ले के सभी अंधेरे और निर्जन कानों को घूर रही थी। ऐसे में बेहद मध्यम रोशनी में डूबा हुआ अपना मकान एक क्षण के लिए कीर्ति को भी भूतहा और रहस्यमयी सा लगा। ये सारे घर में अंधेरा क्यों कर रखा है? वो मन ही मन झल्लाई। इतने दिनों बाद रज्जन आया और फिर भी उजाला ना हो तो फिर और कब होगा? और फिर आज श्यामलाल बेवक्त कैसे? वो चौंकी। साइकिल लेकर दूसरे गेट से जल्दी जल्दी वो कहां निकल गया? कीर्ति का जी अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। लंबे लंबे डग से धड़धड़ाती हुई वह हाथे का भीतर वाला मैदान, छोटा बगीचा और दालान पार करती हुई भीतर चली गई, पर कहीं भी कोई भी नहीं था। न कोई हॉलडाल सूटकेस और न किसी की विदेशी स्लिपों वाली अटैची। वही रोज का मध्यम रोशनी वाला बड़ा मकान, जिसमें 3-4 लोग ऐसे खो जाते थे पता ही नहीं लगता था। कीर्ति लंबा और संकरा गलियारा पार करके वो दूसरे छोर वाले कमरे की ओर जाना चाहती थी कि तभी चौंक गई। अंधेरे गलियारे में मां प्रेत की तरह खड़ी थी। कौन है? उसी समय पापा के कमरे से अधीर सी आवाज आई। क्या कीर्ति आ गई क्या? कीर्ति? जी हाँ, कीर्ति आ गई। 2 क्षणों की चुप्पी के बाद भी मां ने घसीटते हुए शब्दों में जवाब दिया। इसी बीच केवल एक बार उन्होंने कीर्ति की ओर देखा था, फिर हट गई। और बस किसी ने न कुछ कहा और न कुछ सुना। जैसे अब तक न कीर्ति की प्रतीक्षा थी और न ही उसके साथ बंधी हुई कोई आशा थी। पिछले 12 दिनों से इस समय सारा घर कंठ में प्राण लिए बैठा रहता था। पल पल कीर्ति की बाट देखी जाती थी। पहले 2 दिन तो पापा स्वयं स्टेशन तक चले गए थे। बंबई से आने वाली कई गाड़ियां उन्होंने देखी थी। वो तो बाद में पता चला था कि रज्जन यहां आने के बाद सीधा दिल्ली चला गया था, रत्ना के घर। और कई बार बदले हुए तथा स्वयं निर्धारित किए कार्यक्रम के बावजूद आज 13वें दिन भी रज्जन का पता नहीं। अपने कमरे में पहुंचकर बड़ी देर तक कीर्ति को लगता रहा कि आज भी मां जरूर दबे पांव आएंगी। शायद और दिनों की तरह पापा के कान बचाकर धीरे से कहें कि कीर्ति, कीर्ति बेटा, जरा जा रज्जन को एक तार तो करा। इसने तो खेल बना रखा है रे। अरे अगर यहां ना आना था तो आता ही नहीं। लिख लिख कर सबको परेशान करने की क्या जरूरत थी? पिछले 2 तार ऐसे ही हुए थे, और गर दिन जो ट्रंक लगाया जा रहा था उसके पीछे भी यही था। पर सचमुच मां नहीं आई। खाने की सूचना लेकर भी शोभा पहुंची थी। आज मिसेस मित्तल मिल गई थी। खाने की मेज पर भी जब वही तनाव गिद्ध के डैनों की तरह मंडराता रहा तो कीर्ति ने केवल बात करने के लिए सब प्रयास बात शुरू की। कहां? स्टेशन पर। अच्छा, वो भोपाल जा रही थी, कहकर कीर्ति ने तत्काल मां की ओर देखा। उसका अनुमान ठीक था। मिसेस मित्तल के साथ भोपाल का नाम सुनते ही वो बेतरह चौंकी। मुंह की तरफ बढ़ता हुआ उनका हाथ सहसा रुक गया, जैसे किसी अचरज भरी घटना की खबर दी गई हो। साश्चर्य पूछा, किसने कहा? वो खुद कह रही थी। विश्वास करने के प्रयास में मां कीर्ति को घूरती रही। एक क्षण के लिए उनकी आंखों में अजीब सा भाव तैर आया। जाने वो छोटी सी खुशी का था या अचानक लगे हल्के से धक्के का। कीर्ति से आंखें हटाकर ठिठका हुआ झूठा हाथ लिए 2-1 पल के लिए वे एक अंधेरे कोने को घूरती रही। फिर यही होता है, ऐसा भाव लिए चुपचाप खाने लगी। जिसने मिसेस मित्तल का दृढ़ स्वरूप देखा हो उसके लिए सचमुच विश्वास करना कठिन है कि आखिर उसी बिंदु पर वो आ गई जिसका बरसों से वे अकेले दम पर विरोध करती रही है। यों
पड़ोस जैसी पड़ोसी मिसेज मित्तल नहीं थी। एक तो घर उनका दूर था और दूसरे स्वभाव से रूखी और घमंडी लगती थी। शायद इसीलिए आने के बाद भी काफी अरसे तक सभी से अपरिचय बना रहा। लेकिन जब कीर्ति से परिचय हुआ तो सारी दूरी तो जाती रही, लेकिन वो रहस्य भी नहीं रह गया जो उनके बारे में पहले दिन से मोहल्ले में ही नहीं सारे नगर में बना हुआ था। विवाहिता और पराये शहर की होते हुए भी उन्होंने इस नई जगह में आकर नौकरी कर ली थी। यहां उनका न कोई रिश्तेदार था न कोई परिचित। बहुत सीधे साधे ढंग से एक कमरा लेकर वह अकेले रहती थी। अकेली ही नहीं, अलग अलग और सबसे कटी हुई। शायद इसीलिए लोगों में कानाफूसियां थी कि क्या कोई भी जवान औरत किसी नए शहर में अकेली जान रह सकती है क्या? मिसेज मित्तल अगर सच में विवाहिता या सुहागिन है तो कभी उनका पति उनके पास क्यों नहीं आता? अथवा पिछले 3 वर्षों में एक बार भी वह अपने पति के पास भोपाल क्यों नहीं गई? मेरी तो समझ में नहीं आता कि लोगों को दूसरों की जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों होनी चाहिए। कीर्ति से पहली या दूसरी भेंट पर ही अत्यंत दुखी होकर मिसेज मित्तल ने कहा था, अब क्या मैं हर किसी से यह बताती फिरूं कि मैं ब्याहता या सुहागिन हूं, कि फिर पति पत्नी में कितना प्यार था? महेश ने अचानक कैसे मेरे साथ धोखा करना शुरू कर दिया और कैसे अलग होकर मैं इसी बात पर आज भी उससे लड़ रही हूं, ये सब बताऊं क्या? और उस दिन कीर्ति ने पहली बार जाना था कि इस दुख भरी दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो भले टूट जाएं, लेकिन झुकना या समझौता करना नहीं जानते। अगर प्रेम विवाह के 1-2 साल बाद ही कोई महेश किसी रूप जाल में उलझकर नए अफेयर में फंस जाए तो मिसेज मित्तल जैसी कोई भी स्वाभिमानी औरत क्या कर सकती है? कीर्ति को लगा जैसे वो अकेली नहीं, चुपचाप कौर उठाती हुई मां भी आज उसी दिन की बात सोच रही है। उस दिन शोभा के बर्थडे के बाद मिसेज मित्तल आई थी। घर में बीते हुए एक छोटे से उत्सव के अवशेषों के बीच उस दिन मां को जाने क्या सूझी कि ट्रंकों में एक जमाने के बंद ढेर से पुराने और कीमती कपड़े वो निकाल लाई थी। फिर उन्हें मिसेज मित्तल के सामने फैलाकर बैठते हुए पूछा था कि तुम्हें रफू करना आता है क्या बेटी? मिसेज मित्तल ने हंसकर नहीं कर दी थी। ये कपड़े मेरी शादी के हैं, मां बोली थी, कुछ शायद उससे भी पहले के। रखे रखे फटते देख जी दुखता है तो जानती हो क्या करती हूँ, रफू करके फिर सहेज देती हूँ। मेरी तो पहनने की उम्र नहीं रही, कीर्ति नलिनी से पहनने को कहती हूँ तो ये लोग हंसते हैं। मिसेज मित्तल एक एक साड़ी का पल्ला लेकर उन पर किया हुआ सोने चांदी का काम देखने लगी थी। अच्छा बेटी, तुम भोपाल कब जा रही हो? और बीच में बिल्कुल अचानक बिना किसी प्रसंग के मां ने पूछ लिया तो कीर्ति ने स्पष्ट देखा कि मिसेज मित्तल का चेहरा एकदम उतर गया है। अपने को जैसे तैसे संभाल कर उन्होंने सूखे होठों से जवाब दिया था कि अभी तो ऐसी बात नहीं है। क्यों क्यों क्या बेटी? मां बोली थी, दुनिया में ये सब तो चलता रहता है, तुम अकेली कहां तक लड़ोगी? किसी चीज से अगर सचमुच प्यार हो या वो कीमती हो तो टूट फूट जाने पर भी उसका मोह नहीं जाता बेटी। मुझे ही देखो। और फिर पुराने कपड़ों वाले उदाहरण के अतिरिक्त उनकी ढेरों दुनियादारी की बातें, जिनमें से हर एक का इशारा बस एक ही ओर जाता था। यहां तक कि अंत में मिसेज मित्तल घबराकर किसी बहाने से कीर्ति के कमरे में उठाई थी। एकांत में कीर्ति के सामने उन्होंने आंसू पूछे थे। क्रोध और अपमान से तमतमाया चेहरा लिए वे बड़ी देर तक चुपचाप रही थी। और जब मां के ही स्वर में कीर्ति ने तसल्लियां देनी चाही तो आवेश में आकर उन्होंने अपने जूते में घुसा हुआ फूल निकाल लिया था। कुछ देर वो उसकी पंखुड़ियों को सहलाती रही थी, मानो कोई गहरा सा जवाब देने से पहले अपने शब्दों को तौल रही हो। अंत में उसकी एक पंखुड़ी को नाखून से चीर कर भरे गले से पूछा, इसे रफू कर सकती हो क्या? और कीर्ति को हाथ खींचते हुए देखकर मां ने सहसा टोक दिया, अरे तूने तो कुछ खाया ही नहीं, सोने से पहले बत्ती बुझा देना। जाती हुई कीर्ति को मां ने रोज की तरह हिदायत दी, नाहक मुझे परेशान होना पड़ता है। और हां, शोभा अगर जिद करे तो अपने पास ही बुला लेना, सुला लेना यही, ठीक है ना? रज्जन के बारे में कोई बात नहीं, एक भी शब्द नहीं। रात को कई बार कीर्ति को भ्रम होता रहा कि मां उसके कमरे में आई है। वो कई बार अचकचा कर उठी, लेकिन रात के सन्नाटे में पाया कि कमरे से खांसने और बार बार बेचैन करवटें बदलने के अतिरिक्त और कोई आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन 13 दिनों से जिस रज्जन के आने की इतनी धूम थी, वो आया तो तब जबकि उसे लेने के लिए घर की दहलीज पर कोई भी नहीं था। सुबह के 3 बजे थे और सारा घर सो रहा था। कीर्ति से खबर सुनते ही पापा हड़बड़ा कर उठ बैठे। अपनी छड़ी के लिए एक पल वे हवा में हाथ चलाते रहे।
फिर केले के जवान पत्तों की तरह बाहें फैलाकर थरथराते हुए खड़े हो गए। रज्जन ने आगे बढ़कर उनके पांव छुए। पीछे पीछे रत्ना थी। तूने तो बड़ा इंतजार कराया। अपने चरण छुए जाने के बीच में मां कहना चाहती थी, यहां तो कई दिनों से यह हाल है कि, पर कहा नहीं गया। तभी वहां शोभा आ गई और बरसों बाद हमउम्र भाई बहनों के मिलने का शोर सारे घर में गूंजता हुआ पास पड़ोस तक जा पहुंचा। अरे शोभा, तू इतनी बड़ी हो गई। और क्या उतनी ही बनी रहेगी, मां बोली। रत्ना, तुम्हें याद है, रज्जन ने कहा, ये कितनी सी थी, और कीर्ति को तो देखो, वक्त बड़ी अच्छी खासी महिला बन गई है। और जो मैंने एमए पास कर लिया है वो, कीर्ति बोली। लेक्चरर हो गई हूं वो, तुम लोगों के बराबर कमाने लगी हूं वो, इनमें से किसी की बधाई नहीं। रज्जन, इस बार तो मुझे भी अपने साथ इंग्लैंड ले चल। अच्छा अच्छा, रज्जन ने चिढ़ाया, कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है तूने? और उस धमा चौकड़ी में कीर्ति के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा कि पापा की उठी हुई बाहें कैसे नीचे गिर गई। देखो ना, मैं तुम सबके लिए क्या क्या लेकर आया हूं। फिर बीच में उठकर रज्जन ने ट्रंक खोला और मां के मना करने तथा यह कहने के बावजूद कि दिन में खोल लेंगे, उसने एक एक करके सारी चीजें उत्साहपूर्वक फैला दी। पापा के लिए कार्डिगन, शोभा के लिए नए प्रकार के खिलौने और कीर्ति नलिनी के लिए स्वेटर तथा स्कार्फ। रत्ना ये बताती रही कि उन प्रेजेंट्स के एक एक पीस के लिए उन्होंने लंदन की कितनी कितनी दुकानें देखी थी और कितने अंबार में से पसंद किया था। पापा ज्योति विहीन आंखों से अपने परिवार को घूरते हुए अपरिचितों की तरह सुन रहे थे। अगला दिन कीर्ति के घर ऐसे आया जैसे बरसों पहले कभी आया करता था। सुबह से मिलने बैठने वालों का तांता लग गया। उनमें पापा के मित्र थे, मां की परिचित महिलाएं थीं, कीर्ति शोभा की सहेलियां थी और सबसे अधिक संख्या थी रज्जन के दोस्तों की, जिनके साथ उसने बचपन और स्कूल के दिन गुजारे थे। अब तो भाई तुम्हारा साथ ही फिजूल है। दोपहर को दिन रात के संग बैठने वाले शर्मा जी ने कहा तो पापा एकदम चौंके। क्यों भाई? अरे भाई, अब तुम यहां हो ही कितने दिन? दूसरे मित्र सक्सेना ने कहा, चंद दिन ही तो ना, अब जब रज्जन आ गया है तो तुम्हें अपने साथ ले जाए बगैर थोड़ी मानेगा। अच्छा वो। पापा सांस छोड़कर धीरे से राहत भरी हंसी हंसने लगे। देखो क्या होता है, पीछे तो बहुत दिनों से पड़ा है, लेकिन मैं ही अब तक चुप बैठा रहा। कभी सोचता हूं कि रज्जन की बात मान लूं तो कभी हिम्मत नहीं होती। इसी चक्कर में मैंने यहां किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। सच पूछिए तो शर्मा जी, अपना देश छोड़ने के नाम पर ही जी कचोटता है। अरे तो कौन आपको हमेशा के लिए जाना है महाराज? शर्मा जी बोले। आंखें वापस मिल जाए तो चले आना। पापा कुछ सोचने लगे, मानो उसी समय निर्णय कर रहे हों कि उन्हें रज्जन के साथ जाना है अथवा नहीं। निश्चय ही शर्मा जी, सक्सेना या सभी लोगों को यह लग रहा था कि रज्जन के आने का अर्थ ही उनका जाना है, पत्नी बच्चे ही नहीं। स्वयं उन्होंने बात कई लोगों से कह रखी थी, लेकिन आज जिस वास्तविकता का पता शर्मा जी, सक्सेना या बाहर वालों में से किसी को नहीं पता था, उसे याद कर उन्हें अजीब सी व्याकुलता हो रही थी। मन की चिकनी और बेहद विचलन भरी दीवार पर जो सांप की तरह चढ़ और गिर रहा था, वो ये भय था कि रज्जन कहीं अपने पत्र की बात भूल तो नहीं गया। आने के बाद से आंखों के बारे में औपचारिक सी पूछताछ के अलावा और कोई बात नहीं हुई थी। ओके, लड़का है, बरसों बाद आया है, पहले उसे दम मारने की फुर्सत तो मिले बेचारे को। रात को जब मां ने उनसे खाने के लिए कहा, सैर सपाटे को गए हैं, जाने कब तक आते हैं। आखिर आएंगे तो ना, पापा बोले। ऐसा करो, कीर्ति शोभा को भूख लगी हो तो खिला दो। पर जाने क्यों भूख किसी को नहीं थी। पिछली रात की तरह सभी उस रात भी 11 बजे तक रज्जन रत्ना की प्रतीक्षा करते रहे। इस कोशिश में शोभा भूखी ही सो गई और तब भी उठाए नहीं उठी जबकि वो लौट आए। पार्टियां और पिक्चरें, पहली दोपहर को छोड़कर 3 दिनों में न कोई रात खाली गई और न कोई दिन। पार्टियों और पिक्चरों का सिलसिला मुतवातिर चला और रज्जन को लगता रहा कि कुछ देर से घर आकर उसने सचमुच गलती की है। नगर में दोस्त या मिलने जुलने वाले क्या एक दो ही थे क्या, कि उन्हें आसानी से निपटा दिया जाता। यहां तो जिसके साथ कोताही करो उसे ही शिकायत हो रही थी। आज रज्जन जाने की कह रहा था। उस रात कीर्ति ने पापा के कमरे में मां को कहते हुए सुना, किसके जाने की? मेरे? पापा ने चौंक कर पूछा। नहीं,
दूसरी ओर देखकर मां धीरे से बोली, उसने अपने ही जाने की बात कही थी। कह रहा था कि उसे जल्दी लौटना है और फिर दिल्ली में भी 1-2 दिन का काम है। ये लोग तो नलिनी के पास बनारस जा रहे थे ना, अब नहीं जा रहे। क्यों? वो वक्त नहीं है ना, माँ बोली। मामा के पास जयपुर जाने वाला प्रोग्राम भी सुना है कि रद्द कर दिया है। रत्ना कह रही थी कि उनके प्रेजेंट्स भिजवा दे। देखते नहीं हो, इतने बरसों बाद आया है और बहन से मिले बिना चला जाना चाहता है। सोचो जरा कि नलिनी क्या कहेगी। कुछ देर पापा चुप रहे। रज्जन और कुछ कह रहा था। कहकर मां ने पापा की ओर देखा तो, लेकिन दूसरे ही क्षण संभल भी गई। अपने ही प्रश्न को समेटती हुई बोली, अरे उसे मेरे पास बैठने या बात करने की फुर्सत कहाँ है। कल ये जरूर पूछ रहा था कि पापा को कोट पसंद आया क्या। और तब चारपाई बजने की आवाज से कीर्ति ने अनुमान लगाया कि पापा ने फिर वही बेचैन करवट बदली है। स्टेशन से बाहर आकर कीर्ति ने मुक्तदी की सांस ली। उसे लग रहा था जैसे एक लंबे समय के बाद किसी भयंकर तनाव से छुटकारा मिला हो। अजीब बात यह कि रज्जन और रत्ना को गाड़ी में बैठता देख उसे जरा भी कचोट महसूस नहीं हुई थी। उसे कुछ वैसे हल्केपन का एहसास हो रहा था जैसे किसी छोटी हैसियत के आदमी को बड़े मेहमानों की विदा करने पर होता है। चलने से पहले रज्जन और रत्ना दोनों ने अलगाव और बिछोह के औपचारिक शब्द कहे थे, लेकिन कीर्ति से कुछ भी कहते नहीं बना था। उसने लाख चाहा कि रज्जन की बात रख ले। कई बार रत्ना के सामने उसने भूमिका भी बांधी थी, लेकिन लगा था जैसे भीतर कहीं से विद्रोह हो रहा है और वो उसके सामने घुटने टेक कर अवश हो गई। कीर्ति, तू मेरी एक बात मानेगी क्या? प्लेटफॉर्म पर रज्जन ने किसी बहाने उसे रत्ना से अलग ले जाकर कहा था। क्या भैया? सच तो यह है कि मैं तुझे से कह सकता हूं, इसलिए कि तू बहन भी है और समझदार भी। ये मदर फादर को क्या हो गया? हम लोग इतने बरसों बाद आए, लेकिन लगा जैसे किसी को खुशी ही नहीं हुई। सारा वक्त पापा उखड़ी उखड़ी बातें करते रहे और माँ का मुंह तो सूजा ही रहा। मैं तो खैर घर का हूँ, शिकायत करके भी कहाँ जाऊँगा, लेकिन रत्ना के दिल को इससे बड़ा धक्का लगा है। वो मुझसे कह रही थी कि इतनी भावना से लाए हुए प्रेजेंट्स किसी ने अप्रिशिएट तक नहीं किए। पापा ने तो कोट को छू कर भी नहीं देखा। तू अगर उसे बातों ही बातों में विश्वास दिला दे कि उन प्रेजेंट से घर भर के लोगों को कितनी खुशी हुई, तो उसे क्या हो गया था? कीर्ति ने सोचा, रज्जन का इतना सा आग्रह रखते उससे क्यों नहीं बना? झूठ ही सही, लेकिन क्या वो रत्ना से नहीं कह सकती थी कि और भला क्या तुमसे कह गई थी? अचानक उसके कंधे पर हाथ रखकर रमा सेन पूछ रही थी। कीर्ति सहम गई। उसे खींच सी हुई कि जो रमा सेन स्टेशन पर से उसके साथ साथ टैक्सी में चली आ रही थी, उनकी उपस्थिति इतने दिन से वो कैसे भूल बैठी थी और क्या क्या कह गई थी। कौन? हाँ, अच्छा, वो मिसेस मित्तल। स्टेशन पर मिलने के बाद से वो लोग उन्हीं के बारे में बातें करती आ रही थी। चाहे अनचाहे, जगह बेजगह, सिर्फ मिसेस मित्तल का ही प्रसंग। कुछ नहीं, मुझसे तो कहा था कि 2-4 रोज में आ जाएंगे। उन्होंने सभी से यही कहा था। रमा सेन बोली, मुझसे भी, लेकिन मैं तब भी नहीं जानती थी कि वे लौट कर नहीं आएंगे और इसी तरह एक दिन उनका इस्तीफा आ जाएगा। असल में कीर्ति, जहाँ तक मैं जानती हूँ, अपने किसी प्रियजन से प्रेम करना जितना आसान है, चोट लगने के बाद उससे घृणा करके रह सकना उतना ही मुश्किल। जिस दिन मैंने मिसेस मित्तल जैसी पढ़ी लिखी महिला को चूड़ियों वाले एक छोटे से अपशगुन से घबराते हुए देखा था, उसी दिन मैं समझ गई थी कि उनके सारे बंध टूट गए हैं। घर के लिए और कितना रास्ता बाकी है। उबी हुई कीर्ति ने खिड़की के बाहर सिर निकाल कर देखा। उसे कम से कम उस समय मिसेस मित्तल वाली चर्चा में जरा भी रुचि नहीं रह गई थी और रमा सेन की बातें बेतरह थका रही थी। फिर वही अपने ही घर में प्रवेश करने का भय। गेट में से गुजरते हुए आज कीर्ति के पांव ठिठके नहीं, लेकिन कहीं अचेतन मन में बैठे हुए भय ने अपना सिर उठा लिया था। वही मटियाले अंधेरे से घिरी हुई शाम, छिटपुट या इक्का दुक्का घरों की बत्तियां, मोहल्ले के सूने तथा निर्जन कोने और बेहद मध्यम रोशनी में डूबा हुआ मकान। बरामदे में चोरों की तरह प्रवेश करती हुई कीर्ति को याद आया कि आज घर में शोभा भी नहीं है। रज्जन रत्ना से मिलने आई मासी के साथ ही वो भी चली गई थी। घर और उजाड़ हो गया। वो जानती थी कि घर की क्या तस्वीर होगी। जो पापा रज्जन को छोड़ने के लिए दहलीज तक भी नहीं आए थे, उनसे चारपाई छोड़ उठने की उम्मीद करना फिजूल की बात थी। और माँ
वो तो किसी अंधेरे कोने में चटाई डाले पड़ी होंगी। कीर्ति थक गई थी। अच्छा हुआ कि आज शोभा भी नहीं थी। वो चाहती थी कि मां या पापा किसी का भी सामना किए बगैर सीधे अपने कमरे में भागे और बिस्तर पर टूट पड़े। उसने अंधेरा गलियारा भी पार कर लिया था, लेकिन पापा के कमरे से फूटने वाली रोशनी ने उसे सहसा चौंका दिया। गुजरते गुजरते भी वो पापा के कमरे के पास ठहर गई। कौन? उसी समय भीतर से पापा की आवाज आई। कीर्ति भयभीत शेर की तरह दीवार से सटकर खड़ी हो गई। कोई नहीं है। एक क्षण बाद इधर की आहट लेकर मां ने आश्वस्त होते हुए कहा, अच्छा, मुझे लगा जैसे कीर्ति आ गई। ये सुनकर कीर्ति से बिल्कुल नहीं रहा गया। कोई पापा होता है तो हुआ करे। सोचकर चलते चलते ही सही उसने कमरे में झांक कर देखा तो कई क्षण आश्चर्यचकित सी देखती रह गई। पापा ने वही कोट पहन रखा था जिसे रज्जन के होते हुए उन्होंने छुआ तक नहीं था। सामने कार्डिंगन पहने मां खड़ी थी और उन्हें कंधों से पकड़े कार्डिंगन के एक एक हिस्से को उंगलियों से टटोलते हुए पापा पूछ रहे थे, इसका रंग कैसा है? नीला। तो ये थी एक छोटी सी कहानी एक नाव के यात्री, जिसे आपने सुना मृत्युंजय मिश्रा की आवाज में। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।